ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज तावड़ा के ऑनलाइन शैक्षणिक मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो भूगोल की इस श्रृंखला के अंतर्गत जो अपना बिंदु चल रहा है, उस बिंदु का नाम है भू संचलन, या इसको बोलते हैं अर्थ मूवमेंट। तो भू संचलन है। भू संचलन के अंतर्गत हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था भू संचलन, और भू संचलन के क्या होते हैं, अनेक प्रकार के बल होते हैं। संचलन का मतलब क्या होता है, धरातल के आंतरिक या बाहरी भाग में क्या होता है, अनेक प्रकार की गतियां होती है। उन गतियों से अनेक प्रकार के बल लगते हैं और उन बलों के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग थी भू संचलन, या इसको बोलते हैं अर्थ मोमेंट। उसके बाद में भू संचलन, और भू संचलन के अंतर्गत हमने सबसे पहले पढ़ा था कि भू संचलन से क्या होते हैं, अनेक प्रकार के क्या लगते हैं, बल लगते हैं। और इन बलों के अंतर्गत सबसे पहला बल पढ़ा था, उस बल का नाम था अंतर्जात बल। अंतर्जात बल, अंतर्जात बल धरातल के आंतरिक भाग में जो बल लगता है उसको बोलते हैं अंतर्जात बल। उसके बाद में अंतर्जात बल को हमने दो भागों में वर्गीकृत कर दिया था। पहला भाग था इसका आकस्मिक बल, आकस्मिक संचलन बल, और दूसरा पार्ट था उसका नाम दीर्घकालीन या पटल विरूपण बल। सबसे पहले आकस्मिक बल। अब आकस्मिक बल के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि आकस्मिक बल के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं होती है। तो आकस्मिक बल के अंतर्गत होता है, एक तो होता है ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया, और दूसरी क्रिया होती है उसको बोलते हैं भूकंप। इनको कल पढ़ लिया था। उसके बाद में इसका दूसरा पार्ट है, उसको बोलते हैं दीर्घकालीन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, पटल विरूपण। पटल विरूपण है। पटल विरूपण के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था कि इसके भी कितने प्रकार है, इसको वापस वर्गीकृत कर दिया था दो भागों में। इसका जो पहला भाग है उसका नाम है महादेश जनक, या इसको बोलते हैं महाद्वीपीय, महाद्वीपीय संचलन। और इसका दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं पर्वत निर्माणकारी, पर्वत निर्माणकारी संचलन बल, संचलन बल। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे महादेश जनक या महाद्वीपीय संचलन क्या होता है। उसके बाद में अगला पार्ट होगा, उसको पढ़ेंगे पर्वत निर्माणकारी संचलन। तो आज का जो अपना बिंदु है, उस बिंदु का नाम है महादेश जनक या महाद्वीपीय संचलन बल। अब इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि होता क्या है कि पटल विरूपण या दीर्घकालीन जो बल होते हैं, इसके अंतर्गत धरातल के आंतरिक भाग में दो प्रकार की क्रियाएं होती है। उन क्रियाओं के अंतर्गत दो प्रकार की क्रियाएं होगी और दो प्रकार के ही बल लगेंगे। उन बल के अंतर्गत एक मैंने बल बताएगा, वो लगेगा क्षैतिज बल, और दूसरा किस प्रकार लगेगा, ऊर्ध्वाधर या फिर लंबवत बल। तो महादेश जनक या महाद्वीपीय संचलन है, इसके अंतर्गत हमेशा ऊर्ध्वाधर या लंबवत बल लगता है। और लंबवत बल के द्वारा क्या होता है, धरातल के आंतरिक भाग से कोई स्थलाकृति धरातल के ऊपरी भाग पे आ जाएगी, या फिर इसमें उत्थान हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, उसमें दसाव हो जाएगा। तो इसमें जो बल लगता है वो हमेशा लंबवत लगता है, या फिर उसको बोल सकते हैं हम ऊर्ध्वाधर बल। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले लिख लेते हैं
इसमें लंबवत बल बल कार्य करता है, कार्य करता है। अगली चीज है इसके अंतर्गत, देखो एक शब्द आ रहा है महाद्वीपीय संचलन, यानी महाद्वीपीय भाग है उसमें या तो क्या आएगा, उभार आएगा, या फिर क्या आएगा, दसाव। तो या तो उसमें उछाल आएगा या उभार आएगा, और उसके विपरीत क्या होगा, उसको बोलेंगे अवतलन बोलेंगे। और दूसरा भाग है कि स्थलीय व जलीय भाग, स्थल के साथ जो जलीय भाग पानी से डूबा हुआ है वहां पर जो ऊपर की ओर उभार होगा उसको बोलेंगे उन्मंजन, और नीचे की ओर दसाव होगा उसको बोलेंगे निमंजन। तो इसके अंतर्गत देखो दो प्रकार की क्रियाएं होती है। एक तो होता है स्थलीय भाग में उत्थान या फिर क्या आएगा, उभार, उत्थान उभार होता है, जबकि जलीय भागों में उन्मंजन व निमंजन क्रियाएं होती है, होती है। सबसे पहले उत्थान का मतलब होता है कि कोई भी महाद्वीपीय भाग में क्या होगा, उभार हो जाएगा, यानी अपने पास वाले स्थान से कोई भाग ऊपर उठ जाता है उसको बोलेंगे उत्थान या उभार। और इसके साथ एक क्रिया और होती है, उसका नाम है देखो उत्थान व उभार। इसके साथ एक क्रिया और होती है, उसको साथ लिख लेते हैं, उत्थान व उभार व अवतलन, अवतलन की क्रिया होती है। तो उत्थान और उभार का मतलब क्या है, कोई भी महाद्वीपीय भाग है वह अपने पास वाले या समीपवर्ती भाग से ऊपर की ओर उठ जाता है, उसको हम बोलेंगे उत्थान या उभार। जबकि कोई भी स्थलीय भाग या महाद्वीपीय भाग जो अपने समीपवर्ती या अपने पास वाले स्थान से नीचे की ओर धंस जाता है उसको बोलेंगे अवतलन क्रिया। इसी प्रकार ये उत्थान की क्रिया है और ये धसाव की क्रिया है। तो महाद्वीपीय भाग जो पानी के समीपवर्ती क्षेत्र है वहां पर जो पानी का एक भाग ऊपर की ओर उठेगा उसको बोलेंगे उन्मंजन की क्रिया, जबकि दसाव वाली क्रिया होगी उसको बोलेंगे निमंजन की क्रिया। तो महादेश सनक या महाद्वीपीय संचलन है, इसको वापस हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होगा इसका पहला पार्ट है, इसको हम पढ़ेंगे दो भागों में। इसका पहला पार्ट है उसको बोलेंगे पार्ट एक 1, यानी इसका पहला भाग है उसको बोलेंगे क, और दूसरा भाग है उसको बोलेंगे ख। तो क के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उपरोमुखी, ब होगा उसको बोलेंगे अधोमुखी, अधोमुखी। अब उपरोमुखी क्या होगा और अधोमुखी क्या होगा, यानी ऊपरमुखी का मतलब क्या है कि इसमें क्या हो जाएगा, उभार हो जाएगा, और अधोमुखी का मतलब क्या है, उसमें दसाव की क्रिया हो जाएगी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ऊपरमुखी। इसका पहला पार्ट है उसको बोलेंगे ऊपरमुखी बल, या फिर उसको हम बोल सकते हैं ऊपरमुखी संचलन, एक ही चीज है। ऊपरमुखी संचलन, देखो इसको सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताने की इसको कोशिश करता हूं कि इसमें दो प्रकार की क्रिया होगी। एक तो होगा कि स्थलीय भाग है उसमें क्या होगा, उत्थान व उभार आएगा, जबकि जलीय क्षेत्र में क्या होगा, उन्मंजन की क्रिया होगी। वो क्रिया किस प्रकार की होगी, एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश करना। जैसे ये अपना क्या है, धरातलीय भाग है, और धरातलीय भाग या इसको हम बोल सकते हैं स्थलीय भाग है, और स्थलीय भाग के पास वाला ये क्षेत्र है इसको हम बोल सकते हैं कि ये भाग हो गया जलीय भाग हो गया। ये भाग हो गया, इसको बोलेंगे अपन जलीय भाग।
तो ये भाग हो गया, इसको हम बोलेंगे स्थलीय भाग। स्थलीय भाग, जबकि इसके विपरीत ये भाग, इसको बोलेंगे कौन सा भाग? जलीय भाग या महासागरीय भाग। इसके अंतर्गत क्या होगा कि दो प्रकार की क्रिया होगी। पहली क्रिया में क्या होगा कि स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग में क्या हो जाएगा, कोई उभार उत्पन्न हो जाएगा, यानी कोई भी महाद्वीपीय भाग है वह अपने स्थान से उठ जाएगा। ये महाद्वीपीय भाग है, ये स्थलीय भाग है, इसमें इस प्रकार एक उभार उत्पन्न हो गया, इस प्रकार ये उभार। तो इस उभार को हम बोलेंगे उत्थान। क्या बोलेंगे? उत्थान, या फिर बोलेंगे इसको उभार। तो ये तो हो गया स्थलीय भाग में। जबकि इसके पास देखो, ये भाग किसका है? ये भाग महाद्वीपीय भाग है। तो महाद्वीपीय भाग है, लेकिन इसके समीपवर्ती भाग जलीय भाग आ रहा है। तो ऐसा क्षेत्र, इसको हम बोल सकते हैं स्थलीय क्षेत्र, और इसको बोल सकते हैं अपन जलीय क्षेत्र। तो स्थलीय क्षेत्र में क्या होगा, नीचे से लंबवत बल लगेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, उभार उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर एक लंबवत बल कार्य करेगा, जिससे क्या होगा कि ये जलीय भाग है, इसमें इस प्रकार का उभार उत्पन्न हो जाएगा, इस प्रकार उभार उत्पन्न हो जाएगा। तो इस उभार को अपन क्या बोलेंगे? इस उभार को हम बोलेंगे उन्मंजन। उन्मंजन। अब देखो, इन दोनों प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत बल किस प्रकार कार्य कर रहा है। इस प्रकार बल लग रहा है, नीचे से लेके ऊपर की ओर इस प्रकार बल लग रहा है। इस प्रकार यहां पर किस प्रकार लग रहा है, यहां पर नीचे से लेके ऊपर की ओर बल कार्य कर रहा है। तो स्थलीय भाग में इसको बोलेंगे उत्थान या फिर उभार, जबकि जलीय भाग में इसको बोलेंगे उन्मंजन, यानी अपने स्तर से ऊपर उठ जाना कहलाता है उन्मंजन, और अपने स्तर से ऊपर उठ जाना कहलाता है उत्थान या उभार। तो इसको थोड़ा सी लिख लेते हैं। महाद्वीप का वह भाग जो अपने समीपवर्ती भाग से ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है, तो इसे उत्थान या फिर बोल सकते हैं उभार कहते हैं। इसके अंतर्गत लंबवत बल कार्य करता है। तो एक भाग हो गया, ये उत्थान वाला भाग हो गया। इसका मतलब कौन सा हो गया? एक भाग हो गया। दूसरा भाग है इसका ऐसा महाद्वीपीय भाग जो जलमग्न क्षेत्र के साथ सीमा बनाता है, या फिर तटवर्ती भाग हम इसको बोल सकते हैं। सीमा बनाता है। इसमें लगने वाले बल को उन्मंजन क्रिया कहते हैं। उन्मंजन क्रिया कहते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि स्थलीय भाग में जो उभार उत्पन्न होता है उसको बोलेंगे उत्थान या फिर उभार बोलेंगे, जबकि जलीय भाग में जो उभार उत्पन्न होता है उसको बोलेंगे उन्मंजन। तो ये इसका पहला पार्ट हो गया। और पहले पार्ट के अंतर्गत हमने पढ़ लिया उत्थान क्या होता है, फिर
या फिर जलीय भाग में एक तो हो गया उत्थान और दूसरा हो गया उन्मंजन। तो एक इसका पहला पार्ट हो गया, हमने इसको दो पार्टों में बांटा था, पहला है ऊपरीमुखी, अब दूसरा पार्ट होगा इसका ख, उसको बोलेंगे अधोमुखी। दूसरा पार्ट है उसको बोलेंगे ख, उसमें होगा अधोमुखी। अधोमुखी अधोमुखी संचलन, अधोमुखी संचलन, यानी ऊपरमुखी संचलन का शाब्दिक अर्थ क्या था, ऊपर की ओर बल लगेगा, जबकि अधोमुखी का मतलब क्या है, नीचे की ओर बल लगेगा। तो इसमें दसाव की क्रिया होगी, तो स्थलीय भाग है वहां पर इसको बोलेंगे अवतलन की क्रिया होगी, जबकि जलीय भाग है वहां पर बोलेंगे निमंजन की क्रिया होगी। एक डायग्राम के माध्यम से बताता हूं थोड़ा सी। ये अपना जलीय भाग हो गया, जलीय भाग। इसके विपरीत ये हो गया स्थलीय भाग, स्थलीय भाग। तो सबसे पहले स्थलीय भाग है, यह अपने समीपवर्ती भाग से इसमें क्या हो जाएगा, दसाव हो जाएगा। इस प्रकार इसमें क्या हो गया, दसाव हो गया। तो इस क्रिया को हम बोलेंगे अवतलन की क्रिया, अवतलन की क्रिया, अवतलन। जबकि ये इसके पार्श्विक भाग है, एक तरफ क्या है जलीय भाग है और दूसरी तरफ क्या है स्थलीय भाग है। तो इसमें देखो बल किस प्रकार कार्य कर रहा है, इसके अंतर्गत ये बल लग रहा है, ये बल नीचे की ओर लग रहा है, इसका मतलब नीचे की ओर बल लगेगा, तो ये स्थलीय भाग हो गया। इसी तरह ये जलीय भाग है, तो जलीय भाग में भी इस प्रकार की क्रिया होगी, ये नीचे की ओर ये बल कार्य करेगा, तो इस प्रकार है, इस प्रकार। तो ये समुद्र क्षेत्र ना, ये क्षेत्र धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लग जाएगा, तो इस क्रिया को हम बोलेंगे निमंजन क्रिया, निमंजन क्रिया। इसका मतलब इसमें भी बल किसकी ओर लग रहा है, नीचे की ओर इस प्रकार बल लग रहा है। तो उसके अंतर्गत क्या था, स्थलीय भाग लगातार बढ़ रहा था, इसमें जलीय भाग लगातार बढ़ रहा है। पहले स्थलीय भाग था, लेकिन जिस प्रकार इसमें दसाव हुआ, दसाव होने के बाद में जलीय भाग इधर की ओर आ गया, तो इसमें जलीय भाग लगातार बढ़ रहा है। तो इसके अंतर्गत थोड़ा सा लिख लेते हैं। अधोमुखी संचलन के अंतर्गत, संचलन के अंतर्गत लंबवत बल कार्य करता है, कार्य करता है, करता है। अगला है स्थलीय भाग में होने वाले दशाओं को अवतलन कहते हैं, अवतलन कहते हैं। जबकि इसके विपरीत क्या है, जलीय भाग में होने वाले दशाओं को निमंजन क्रिया कहते हैं, निमंजन क्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था इसके अंतर्गत, देखो थोड़ा सी वापस बता देता हूं आपको मैं। एक बल लगता है, इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने पढ़ा था ऊपरमुखी बल और दूसरा था अधोमुखी संचलन। तो दो प्रकार के बल कार्य करते हैं और दो प्रकार के बलों के अंतर्गत
पहला ऊपरमुखी था और दूसरा था अधोमुखी संचलन। एक बार वापस आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। हमारी क्लास को हमने शुरू किया था सबसे पहले कि भू संचलन, और भू संचलन के अंतर्गत क्या होते हैं, अनेक प्रकार के क्या लगते हैं, बल लगते हैं। इन बलों के अंतर्गत पहला बल है उसको बोलेंगे अंतर्जात बल, और दूसरा इसका पार्ट है उसको बोलेंगे बहिर्जात बल। तो सबसे पहले अंतर्जात बल चल रहा है, इस अंतर्जात बल वाली कंप्लीट डिटेल इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद में बहिर्जात बल के बारे में पढ़ेंगे। तो अंतर्जात बल के अंतर्गत सबसे पहले हमने पढ़ा था आकस्मिक संचलन। तो आकस्मिक संचलन के अंतर्गत एक क्रिया होती है उसको बोलेंगे ज्वालामुखी क्रिया, और अगला है भूकंप विज्ञान। इन दोनों को हमने लास्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ लिया। आज शुरू किया था हमने दीर्घकालीन या पटल विरूपण बल। अब पटल विरूपण बल के अंतर्गत सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पहला पार्ट है इसका महादेश जनक, या फिर इसको बोल सकते हैं महाद्वीपीय संचलन, यानी कि महाद्वीपीय भाग है, इनमें किन किन प्रकार के संचलन होते हैं और इनमें कौन कौन सी क्रियाएं होती है, इन क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट हो गया महाद्वीपीय या फिर महादेश जनक, और दूसरा इसका पार्ट है इसको हमने बोल दिया, उसका नाम है पर्वत निर्माणकारी संचलन। तो सबसे पहले महादेश जनक या महाद्वीपीय संचलन ये पढ़ेंगे, उसके बाद में पर्वत निर्माणकारी है उसको पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट इसका हो गया महादेश जनक, या फिर इसको बोल सकते हैं महाद्वीपीय संचलन बल, यानी कि महाद्वीपीय संचलन बल धरातल के आंतरिक भाग में अनेक प्रकार के ऐसे बल होते हैं, उन बलों के द्वारा क्या हो सकता है, महाद्वीपीय संरचना है ना, उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन देखे जा सकते हैं। और वो परिवर्तन किस प्रकार के होंगे, या तो स्थलीय भाग या महाद्वीपीय भाग है वो उसमें क्या होगा, उभार हो जाएगा, यानी ऊपर की ओर उठ जाएगा, या फिर नीचे की ओर धंस जाएगा। मैंने आपको एक चीज बताई कि भू संचलन के अंतर्गत दो प्रकार के बल या क्रियाएं कार्य करती है। पहले प्रकार की क्रिया उसको हम बोल सकते हैं क्षैतिज संचलन, और दूसरे प्रकार का था उसको हम बोल सकते हैं कि लंबवत या फिर ऊर्ध्वाधर संचलन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय या महाद्वीपीय संचलन। इसके अंतर्गत हमेशा कौन सा बल कार्य करता है, लंबवत बल कार्य करता है। लंबवत या फिर हम इसको बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर बल हमेशा कार्य करेगा, यानी धरातल के नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगेगा, उसको हम बोल सकते हैं कि लंबवत बल। यह बल कार्य करेगा तभी अपना स्थलीय भाग है इसमें या तो उभार पैदा होगा या फिर क्या हो जाएगा, धसाव पैदा हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत दो प्रकार की क्रिया होती है, एक तो भाग होगा स्थलीय भाग और दूसरा कौन सा होगा, जलीय भाग। तो स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग में या तो क्या हो सकता है, उत्थान हो सकता है, या उत्थान का दूसरा नाम क्या है, उभार, यानी कोई भी भाग ऊपर की ओर उड़ सकता है या फिर नीचे की ओर जो धसेगा उसको बोलेंगे अवतलन की क्रिया होगी। तो एक भाग ऊपर उठेगा, एक भाग नीचे की ओर दबेगा। तो ऊपर उठेगा या नीचे की ओर दबेगा, तो इन दोनों प्रकार की क्रियाओं में लंबवत बल कार्य करेंगे। तो आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि महाद्वीपीय संचलन के अंतर्गत केवल लंबवत बल कार्य करेगा, जबकि इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे पर्वत निर्माणकारी, उसके अंतर्गत क्षैतिज संचलन होगा, क्षैतिज संचलन होगा। दूसरा भाग है जलीय भाग। जलीय भाग में जिस प्रकार स्थलीय भाग में दो प्रकार की क्रिया होगी, एक भाग ऊपर उठेगा और एक भाग नीचे की ओर धसेगा, उसी प्रकार जलीय भाग है। जलीय भाग में एक क्रिया होगी, यानी एक ही स्तर जो ऊपर की ओर उठेगा उसको बोलेंगे उन्मंजन की क्रिया, जबकि एक भाग उसका नीचे की ओर धस जाएगा उसको बोलेंगे निमंजन की क्रिया। तो सबसे पहले महादेश जनक या महाद्वीपीय संचलन बल ये दो प्रकार से कार्य करते हैं। पहला है इसको बोलेंगे ऊपरमुखी बल और दूसरा है अधोमुखी बल। तो इन शब्दों को देखते ही पता चल रहा है कि ऊपरमुखी का मतलब क्या है, ऊपर की ओर मुख रहेगा। इसका मतलब धरातल के आंतरिक भाग से इस प्रकार बल लगेगा कि एकदम उसमें क्या हो जाएगा, उभार उत्पन्न हो जाएगा, यानी ऊपर की ओर जो बल लगेगा उसको बोलेंगे ऊपरमुखी संचलन। अब ऊपरमुखी संचलन है, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। ये अपना भाग है, इसके अंतर्गत क्या है, ये धरातल का आंतरिक भाग है, जबकि ये ऊपर वाला स्थलीय भाग है, जबकि स्थलीय भाग से जुड़ा हुआ भाग है उसको बोलेंगे अपन जलीय भाग, या फिर दूसरा इसको बोल सकते हैं महासागरीय भाग। तो ये महाद्वीपीय भाग हो गया, जबकि इसके विपरीत दूसरा भाग हो गया उसको बोलेंगे महासागरीय भाग। तो एक तो महाद्वीपीय भाग है, इसमें क्या हो रहा है, लगातार उत्थान हो रहा है या उभार उत्पन्न हो रहा है, तो इस क्रिया को हम बोलेंगे कि ये स्थलीय भाग हो गया। जबकि दूसरा भाग है, यहाँ पर देखो अपने टॉपिक में पढ़ा था महादेश जनक या महाद्वीपीय उत्थान या महाद्वीपीय संचलन। इसके अंतर्गत क्या होगा, यहाँ पर स्थलीय एवं जलीय, चाहे स्थल हो चाहे जल हो, उससे जो तटवर्ती भाग है या सटा हुआ भाग है वो एक भाग तो हमेशा महाद्वीपीय होगा, क्योंकि जहां पर समुद्र वाला भाग है तो समुद्र वाले भाग में एक भाग होगा, एक तरफ पानी होगा और एक तरफ क्या होगा, स्थलीय भाग होगा। तो स्थलीय भाग की अपन बात कर रहे हैं ना कि जलीय भाग में। हाँ, हो सकता है कि जलीय भाग स्थलीय भाग से जुड़ा हुआ है तो हम उसको बोल सकते हैं जलीय भाग या फिर समुद्री भाग।
तो स्थलीय भाग में जो उभार होगा उसको उत्थान बोलेंगे, जबकि स्थलीय भाग जो जलीय भाग से जुड़ा हुआ है एक या तटवर्ती भाग है उसमें जो उभार होगा उसको बोलेंगे उन्मंजन की क्रिया। तो यहाँ पर जो बल कार्य करता है वह बल नीचे से ऊपर की ओर कार्य करेगा, यहाँ पर भी नीचे से ऊपर करेगा और यहाँ पर भी नीचे से ऊपर कार्य करेगा। तो इससे क्या होगा, समुद्र का पेंदा है ना वो ऊपर की ओर उठ जाएगा, यानी स्थलीय भाग में लगातार वृद्धि हो जाएगी, जबकि जलीय भाग क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ये पहला भाग हो गया ऊपरमुखी संचलन। अब इसका दूसरा पार्ट है, उसका नाम है अधोमुखी संचलन। तो अधोमुखी के अंतर्गत क्या है कि जिसका उभार या उत्थान वो क्या होते हैं, नीचे की ओर होते हैं, तो इसको बोलेंगे अवतलन। ऊपर की ओर होगा तो उसको बोलेंगे उभार या उत्तल, जबकि नीचे की ओर दशा होगा उसको बोलेंगे अवतलन, एवं जलीय भाग में जो दशा होगा उसको बोलेंगे निमंजन क्रिया। तो यहाँ पर जो बल कार्य करेंगे वो नीचे की ओर करेंगे, यानी ये भाग अपने समीपवर्ती भाग से नीचे की ओर दब जाएगा या दस जाएगा। तो इसके अंतर्गत दो प्रकार की क्रियाएं होती है। पहली क्रिया है जिसको हमने बोला कि एक होगा अवतलन, जबकि दूसरा क्या होगा, निमंजन की क्रिया। तो दो प्रकार की क्रियाएं होती है, इन क्रियाओं को हमने देख लिया। तो आज की क्लास को मैं ये समाप्त करना चाहता हूं, जो भी इसका अगला पार्ट है उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।